नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ओके चलिए, आज हम लोग करेंगे यार, सेट है 444 नंबर। ठीक है बात, देखिए। और जितने भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे होंगे, सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहले लाइक कर ही लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। देखिए देखिए यार, कहा निम्न में से कौन सा व्यंजक जो है इतना इतना का वर्गमूल निरूपित करता है। देखिए, एक चीज ऐसे सवालों में कई बार लोग जल्दीबाजी में गलती कर देता है। जैसे मेरे भाई, अगर हम आपको बोले कि x के पावर 8 का वर्गमूल क्या होगा, पहले ये बताइए। सपोज ये रूट x है, तो रूट अगर हटाएंगे तो पावर में कितना होगा? 1/2 होगा। ओके, अब यार ये है जैसे x के पावर 8, ठीक है। और अगर रूट हटाइएगा तो कंप्लीट के पावर कितना हो जाएगा? 1/2। और आप सबको पता है कि सर पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 8 गुना 1/2, तो 2 से काटिएगा 4 बार, यानी क्या आ जाएगा? x के पावर 4। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि सर पावर वाले व्यंजक का अगर वर्गमूल निकालना होता है ना, तो पावर जस्ट आधा हो जाता है। जैसे आपको अगर बोले कि भाई x के पावर 12 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर x के पावर 12 है, और कंप्लीट के पावर रूट हटाइएगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा। अब पावर पावर गुना, तो 12 गुना 1/2, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? कटेगा तो x के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ x के पावर 12 का वर्गमूल निकाले हैं, तो x के पावर क्या आ गया है? 6 आ गया है। क्लियर है बात? तो पावर वाले व्यंजक का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? आधा। जैसे आप बोले आपको कि सर x के पावर 16 का वर्गमूल क्या है, तो जल्दीबाजी में आप x के पावर 4 मत लिख दीजिएगा। x के पावर 16 का अगर वर्गमूल निकालना है तो पावर आधा, यानी x के पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखें, आ जाइए अब सवाल पे। जैसे मान लीजिए आपको ये सवाल दिया है कि भाई मेरे 16, x के पावर है मान लीजिए 18, y के पावर 10 और z के पावर 8, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले ये देखें, न्यूमेरिकल है, तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा। अब x के पावर 18 का वर्गमूल क्या होगा? पावर हाफ हो जाएगा। y के पावर 10 का वर्गमूल y के पावर 5, और z के पावर 8 का वर्गमूल कितना? z के पावर 4। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब आ जाइए सवाल पे यार। देखिए यार, इसका वर्गमूल निकालना है तो रूट अंदर 3 के पावर 34 अब प्लस 3 के पावर 35। ठीक है बात? अब अगर 3 के पावर 34 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा? ये 34 कॉमन कर लिए हैं तो ये 1। 3 के पावर 35 है, 3 के पावर 34 कॉमन कर लिए हैं तो यहां बचेगा 3 के पावर 1। अब रूट अंडर 3 के पावर 34 इंटू 3 और 1 4। अब यार 3 के पावर 34 का वर्गमूल क्या होगा? 3 के पावर 17, पावर हाफ हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना? 2। ठीक है बात? तो ये आ जाएगा ऑप्शन अपना सी, हो जाएगा ना। चलिए, का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का आयतन क्या है? देखें यार, अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? 2π/3r³। 2π/3r³, रेडियस है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 3 से काटिएगा 9 बार में, यानी कि 9 दूना 18 पाई। ठीक, देखिए कहा इसको सिंपलीफाई करना है तो पहले तो आप सबको पता है ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना पड़ेगा यार। ब्रैकेट वाला का कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा, तो इसको देखिए निपटा लेते हैं। 4 दूना 8 और 1 9/2, और माइनस है 3 तिया 9 और 1 10/3। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना? 6। 3 नमा 27, 2 दहा 20, 27 में से 20 गया कितना? 7/6, और इनटू है कितना? 1/3, तो ये हो जाएगा 7/18। और यहाँ कितना? 3 दूना 6, 6 और 2 8/3 माइनस 7/18। एलसीएम लीजिएगा 18, 3 छक 8 छक 48, 48 में से 7 जाएगा 41, और ये डिवाइड है। 3 चौक 12 और 1 13/3। अब यार 13/3 इंटू डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी 18/41 हो जाएगा। 3 छक 18, यानी 13 छक 78/41 हो जाएगा। 78/41 एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है,
देखिए कहा 10 छात्र के एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो हैंडशेक वाला का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान में रखिएगा, क्या n इंटू एन माइनस 1/2। मिलाए गए हाथों का संख्या क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1/2, जहां n क्या है तो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन है। का टोटल 10 छात्र हैं तो 10 इंटू 10 में से एक गया 9/2, 2 से काटिएगा 5 बार, 5 नमा 45, ऑप्शन डी। देखिए का एक विक्रेता कार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। अच्छा, क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाया कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य अगर 100 है, 60 का लाभ हुआ है, यानी बेचा कितना में होगा 160 में। आगे कहा विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। देखें यार, जनरली लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य पर ही होता है, ठीक है ना, लेकिन ये कहा कि भैया जो ये 60 का लाभ हुआ ना, ये विक्रय मूल्य पर कितना % के बराबर है। तो भाई 60 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 60 का प्रॉफिट पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर कितना % के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लाभ, जनरली लाभ या हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है, पर ये पूछा कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 60 का लाभ हुआ है, किस पर पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य बट्टा में % में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से या फिर 4 दूना 8, 4 से 25 चौक 100, 25 तिया 75/2 यानी 37.5%, ऑप्शन डी। ठीक है बात। अब ये सब लिखते मत रहिएगा कि 75/2 बराबर 37%, यही सब करने में आप लोगों का टाइम ज्यादा खराब होता है और बाद में बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब आदत डालिए, 75/2 37.5% लगा के आगे बढ़ गए। देखिए कहा किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप। देखें यार, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, समद्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर होगा। तो कहा कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु समकोण है यानी इस समकोण का लंब और आधार बराबर होगा। अगर समद्विबाहु समकोण है तो लंब और आधार बराबर होगा। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है, ये कभी किसी के बराबर हो ही नहीं सकता। और अगर ये समद्विबाहु है तो इसका दो भुजा बराबर है, और अगर दो भुजा बराबर है तो लंब और आधार ही बराबर होगा। तो अगर ये x है, ये x है, तो कर्ण क्या हो जाएगा √2x। आप बोलेंगे सर कैसे, तो ये कर्ण बराबर क्या होगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो √x² प्लस x² 2x², 2 का वर्गमूल √2, x² का वर्गमूल x हो जाएगा। अब परिमाप कहने का मतलब कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई, तो x + x 2x, अब प्लस √2x, ये आ गया परिमाप। लेकिन परिमाप दिया है कितना 10 + 10 √2। ठीक है, अब यार यहां से अगर 2x कॉमन कर लेते हैं, नहीं √2x कॉमन कर लेते हैं ताकि कट जाएगा, तो √2x अगर कॉमन कर लीजिएगा तो यहां पे बच जाएगा √2, तब ना √2 गुना √2 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरा कॉमन कर लिए हैं तो इसके जगह 1, और इधर 10 कॉमन करिएगा तो अंदर में 1 + √2 बचेगा। अब यार ये कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा तो 10/√2, √2 से काटिएगा तो ये आ गया 5√2, यानी x का वैल्यू आ गया 5√2। अब x पता कर गए तो सवाल कहा कि बताइए कर्ण का लंबाई क्या होगा। कर्ण क्या होगा, तो कर्ण है √2x, यानी कि √2 गुना x का वैल्यू है 5√2, तो √2 गुना √2 2, अब गुना 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखें, कहा कि उमेश एक निश्चित राशि पर 4% के वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 का साधारण ब्याज अर्जित करता है। कहा कि सर 4% के दर से 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है ये 1600 है। आगे कहा यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता तो उसे ब्याज के रूप में कितने अधिक प्राप्त होते, ये पूछा है। एक बात बताइए,
4% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सर साधारण ब्याज हर साल इक्वल मिलता है, तो 4% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना? रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम, यानी 4 दूना 8%। तो भाई 4% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज होगा 8%, लेकिन साधारण ब्याज दिया है कितना? 1600 रुपया। तो 8% का वैल्यू दिया है 1600, कोई बात नहीं। आगे कहा कि 4% के दर से ही 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कहा कि साथ ब्याज के रूप में कितना अधिक? कहा कि अगर 4% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है आपको, तो कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? तो 4% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालिएगा तो ये भी फॉर्मूला से 4 + 4 + 4 गुना 4/100, तो 4 + 4 8, 4 चौक 16/100, 16/100 यानी कि 0.16 होगा। अच्छा, साधारण ब्याज 4% के दर से 2 वर्षों का कितना है? 8%। 4% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 8.6%। और ये जो ब्याज है साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है? 0.16% ज्यादा है। और यही तो पूछ रहा है कि कितना अधिक ब्याज मिलेगा, यानी 0.16% अधिक मिलेगा। तो ये 1600 और बट्टा में 8 और गुना में 0.16। अच्छा, डेसिमल हट जाएगा 2 जीरो से, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ऑप्शन से। ठीक है बात? चलिए, कहा कि परम अकेले काम को 24 घंटे में कर सकता है, चरण अकेले उस काम को 30 घंटे में। आसान सा ही सवाल है यार। कहा अगर परम अकेले काम करेगा, काम को 24 घंटे में कर देगा, और चरण अकेले करे तो 30 घंटे में कर देगा। तो भाई टोटल वर्क कितना? 120। 24 × 5 120, 30 चौक 120। दोनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए। अब कहा कि वे एक साथ काम करे तो काम का कितना भाग एक दिन में हो जाएगा? अच्छा, परम एक दिन में 5 काम कर रहा है, चरम एक दिन में 4 काम, चरम या चरण जो भी है 4 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 9 काम। एक दिन में 9 काम कर दिया है, टोटल कितना में से? 120 में से, यानी 9 काम किया 120 में से। 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 3/40 भाग का। ठीक है, आसान सा ही सवाल था। देखिए, कहा यदि एक व्यक्ति यात्रा पर x किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है और 1/x किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर पर आवर के चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? तो कहा कि सर गए हैं और वहां से आ गए, तो जाने और आने में डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल आप किए होइएगा, और 2 समान दूरी को अगर 2 अलग अलग चाल के द्वारा तय किए तो एवरेज स्पीड होगा क्या? 2x/x + y। तो एवरेज स्पीड मेरे भाई 2x, x कहने का मतलब हुआ 1/x, x यानी पहला चाल। जैसे एवरेज स्पीड होता है 2x/x + y, जहां x पहला चाल है और y दूसरा चाल है। तो पहला चाल कितना? 1/x इंटू दूसरा चाल है 1/x²। आप पूरे के बट्टा में x + y, यानी 1/x + 1/x²। अब भाई ऊपर हो जाएगा 2/x² गुना x³ और नीचे में मेरे भाई x² एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? x² एलसीएम लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो ये 2/x³ इंटू बट्टा वाला जो फ्रैक्शन है ये इनवर्स हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x² बट्टा x + 1। अच्छा, यहां जरा देखिए तो गौर से, x² यानी 2 गो x है, नीचे x³ यानी 3 गो x है, 2 गो x से यहाँ का 2 गो x कट जाएगा, नीचे 1 गो x बच जाएगा, यानी कि 2/x इंटू x + 1। तो 2/x इंटू x + 1, 2/x इंटू x + 1 अगर गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + x, यानी कि 2/x² + x, ऑप्शन बी। ठीक है बात? देखिए, कहा एक कार्यालय के पूरे स्टाफ का औसत वेतन 3560 है। पूरे स्टाफ यानी ओवरऑल जितने भी कर्मचारी है ना, उन सबको मिलाकर जो एवरेज पेमेंट है, औसत वेतन है, वो 3560 है।
अधिकारियों का औसत वेतन 5400 है और गैर अधिकारी का औसत वेतन 2600 है। देखें यार, पूरे कर्मचारी को दो ग्रुप में बांट दिया, एक ऑफिसर का ग्रुप हो गया और एक अदर कर्मचारी यानी गैर ऑफिसर अर्थात अदर कर्मचारी का ग्रुप हो गया। तो दो ग्रुप का चर्चा है तो एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। ऑफिसर का औसत वेतन जो है मेरे भाई, ऑफिसर का औसत वेतन कितना है? 5400 रुपया। एंड गैर अधिकारी यानी अदर कर्मचारी जितने भी हैं उनका औसत वेतन है 2600 और इन सबको मिलाकर कार्यालय के समस्त स्टाफ का औसत वेतन कितना है? 3560। ठीक है बात। अब इन दोनों का अंतर जरा देखिए तो कितना हो जाएगा? 0 4 8 1840। अब भाई इन दोनों का अंतर यहां तो 0 6 और ये 960। सर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप काटिएगा तो 8 से कटेगा क्या? 8 दूना 16, हाँ कटेगा। तो 8 से एक बार 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 तिया 24 हो गया। यानी कार्यालय में ऑफिसर का संख्या है 12 यूनिट और अदर कर्मचारी का संख्या 3 यूनिट। सवाल कहा यार कि यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो क्लास में गैर अधिकारी का संख्या मतलब कार्यालय में गैर अधिकारी। तो आप जरा देखिए तो यार ऑफिसर का संख्या है 12 यूनिट पर सवाल में दिया है कितना? 12 ऑफिसर यानी 12 यूनिट 12 है तो का अदर कर्मचारी का संख्या क्या होगा? यानी 23 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 23 होगा। ठीक है, 12 यूनिट 12 तो 23 बराबर 23। ठीक है, देखिएगा 6300 को x बाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x और y का रेशियो 5-7-5 है, बाई जेड का 4-3। अच्छा, बाई दोनों जगह कॉमन है, बाई दोनों जगह कॉमन है तो बाई का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ बाई का वैल्यू 5 है और यहाँ बाई का वैल्यू कितना है? 4 है। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें मेरे प्यारे भाई कितना से कर दीजिए? 5 से। तो बताइए x बाई और जेड, x का वैल्यू कितना? 4 सते 28, बाई का वैल्यू 4 पचे 20, जेड एक बाई तो यहां भी 20 हो गया, जेड 5 तिया 15। कहा है कि बाई का हिस्सा। अच्छा, टोटल पैसा दिया है कितना? 6300। अनुपात में टोटल कितना है मेरे प्यारे भाई? तो 8 5 13, 2 2 4 1 5 और 1 6 63। जेड का बाई का हिस्सा पूछा यानी 20 का वैल्यू। तो 63 से 100 बार 20 गुना 100 कितना? 2000। ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए का 5% के वार्षिक दर से उधार दी गई 6000 की राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितने वर्षों में? यही मेन सवाल है, कितने वर्षों में? 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों के लिए उधार दी गई 2000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होगा। आसान है, जैसे जैसे बोला लिखते चलिए। यार का 5% के दर से उधार दी गई 6000 की राशि पर साधारण ब्याज कितने वर्षों में? 4% के दर से 30 वर्षों में दी गई 2000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर। तो यार मान लेते हैं टी वर्षों में, तो 6000 रुपया पर 6000 रुपया पर 5% के दर से टी वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5t% हो जाएगा। और ब्याज मूलधन पे मिलता है तो 6000 का इतना परसेंट ब्याज हो जाएगा। आगे का 4% के दर से 30 वर्ष का ब्याज, तो 4% के दर से 30 वर्ष का ब्याज 30 चौक 120% होगा और ब्याज प्रिंसिपल पर मिलता है यानी कि 2000 का 120% ब्याज मिलेगा। और का ये दोनों ब्याज जो है आपस में बराबर हो जाएगा। मानते हैं बात यहां तक? अब देखिए यार, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, अब 2000 से ये 6000 को काटिएगा 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटिए तो ये 40 बार में और 5 से अगर काटिए तो 8 बार में, यानी कि टी आ गया कितना? 8 वर्ष। ऑप्शन टी। ठीक है, चलिए देखिए का यदि किसी वस्तु को 1232 में बेचने पर मुझे 124% का लाभ होता है, यदि मैं इसे 572 में बेचता हूं तो मेरा लाभ या हानि क्या होगा? देखिए यार, कहा कि 1232 रुपए में बेचिएगा ना तो 124% का लाभ होगा। अच्छा, 124% का अगर लाभ हो रहा है, आप सबको पता है कि क्रयमूल्य परसेंट में फिक्स होता है 100%। अगर 124% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि विक्रयमूल्य कितना होगा? क्रयमूल्य 100, 124 का प्रॉफिट हुआ यानी विक्रयमूल्य 224 होगा। तो भाई 1232 में बेचे हैं तो 124% का प्रॉफिट हुआ यानी कि विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 224% हो जाएगा विक्रयमूल्य।
तो विक्रयमूल का कंपैरिजन विक्रयमूल से कर लिए यार, और क्रयमूल निकालना है तो 100% से गुना कर लिए, तो ये क्रयमूल आ जाएगा यहां से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब काटिएगा तो मेरे प्यारे भाई 4 से 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 तिया 12, 0 4 अठी 32, 4 से 14 चौक 56, 4 सते 28, 4 सते 28 हो गया। 7 दूना 14, सॉरी यार सॉरी, 7 दूना 14, 7 से 11, 2 से 50 दूना 100, तो 11 पचे 55, 550 क्रयमूल आ गया। अब कहा कि 572 में बेचता हूं तो लाभ। अच्छा 550 में खरीदे हैं और 572 में बेचिएगा तो अब लाभ होगा कितने का? लाभ होगा मेरे प्यारे भाई 22 का। 22 का लाभ कितना पर? क्रयमूल 550 पर, परसेंट 100 से गुना। 0 से 0, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 दूना 10, यानी कि 2 दूना 4%। 4% प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है बा, कहा 124% लाभ हुआ तो क्रयमूल 100% होता है, 124% का लाभ हुआ यानी कि विक्रयमूल 224% होगा। तो विक्रयमूल का कंपैरिजन विक्रयमूल से कर लिए, क्रयमूल निकालना है 100 से गुना। देखिए कहा ए और बी एक साथ काम करते हुए काम का 45% भाग जो है 18 दिन में करेगा। ए और बी मिलकर 45% काम को 18 दिन में करेगा। तो देखिए तो जरा ए और बी मिलकर अगर काम करे तो 45%, भाई 45% का फ्रैक्शन बनाइएगा तो 45/100, 45/100 कहने का मतलब 9/20। ए और बी मिलकर 9/20 भाग काम कितने दिन में कर देगा? 18 दिन में। तो 9 दूना 18, पूरा काम 20 दूना 40 दिन में। आगे कहा ए अकेले उस काम को 60 दिन में। अगर ए अकेले करेगा तो उस काम को कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में। अब यार टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 और 60 से कटने वाला नंबर 120 होगा। अब 40 तिया 120, 60 दूना 120। ठीक है बात यहां तक। अब आगे बढ़िए, आगे का ए और बी मिलकर 16 दिन तक साथ में काम किया है। ए और बी 16 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए चला गया और बी अकेले शेष काम अगर करता है तो कितने दिन में कर देगा? अच्छा ए और बी ने मिलकर 16 दिन तक काम किया यार। ए और बी देखिए, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो 16 दिन में 48, 120 में से 48 हो गया तो शेष काम बच गया होगा मेरे भाई कितना? 72। अब का इस बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी का एफिशिएंसी पहले जानना पड़ेगा। देखिए तो ए का एफिशिएंसी है 2, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3, ए का 2 है, ए प्लस बी 3 है, तो बी का कितना रहेगा? 1। यानी बी एक दिन में एक काम करता है, तो उस बचे हुए काम को यानी 72 काम को बी कितने दिन में? तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 72 दिन में। बी एक दिन में एक काम करता है, बी का एफिशिएंसी 1 यानी बी एक दिन में एक काम, तो 72 काम कितने दिन में? 72 दिन में, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए कहा एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यार, कहा पहला स्टेटमेंट जो डबल क्रॉसिंग हुआ है, पहला जो क्रॉसिंग का घटना घटा, कहा कि रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड। अच्छा प्लेटफॉर्म को पार की है, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग को पार की होगी 18 सेकेंड में। तो भाई रेलगाड़ी का लंबाई एल है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार की, यानी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई को कितने समय में? 18 सेकेंड में पार कर गई। तो रेलगाड़ी का चाल होगा दूरी बटा समय। आगे कहा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में, यानी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग को 15 सेकेंड में, तो चाल होगा दूरी बट्टा समय। दोनों रेलगाड़ी का चाल है, अतः आपस में बराबर हो जाएगा। 3 से काटिएगा 6 बार में, 3 से काटिए 5 बार में, क्रॉस करिएगा तो 5L प्लस 5 दूना 10, 5 छक 30 और 1 31, 5 और 3 8, 6L प्लस 720। अब यार 5L उधर जाके घटेगा L, 720 इधर आके घट जाएगा कितना? 90, यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना आ गया? 90 मीटर आ गया। ठीक है बात, चलिए आ गया। देखिए कहा 4 घंटी जो है 10, 12,
15 और 40 सेकंड के बाद बजती है, वे 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी? तो सभी घंटियों द्वारा बजने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम का एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा यार। तो 10, 12, 15, 40 का एलसीएम क्या होगा? ऐसा नंबर जो इन सब से कट जाए। तो 120 डायरेक्ट लग गया। यहाँ नंबर छोटा छोटा यानी आसान दिया। कई बार आप लोग टाइम एंड वर्क में ऐसे नंबर को लेके एलसीएम निकाले हैं, तो ये सब ध्यान में रहता है। 10, 12, 15, 40 का एलसीएम 120, टाइम सेकंड में दिया है यानी 120 सेकंड, और 120 सेकंड कहने का मतलब 2 मिनट। इसका मतलब ये है कि ये चारों घंटी जो है हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। ये चारों घंटी हर 2 मिनट पर एक साथ बजेगी। तो कहा 1 घंटा में कितने बार एक साथ बजेगी? अच्छा, 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितने बार बजेगी? तो 2 मिनट में एक बार। तो भाई मेरे 60 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी? 30 बार। लेकिन ध्यान रखना है कि शुरुआत वाला अंडरस्टूड रहता है, वो खुद से जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो एक जोड़िएगा यानी कितना बार? 31 बार। ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, का एक समबाहु जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण यानी प्रत्येक अंतः कोण 168 डिग्री है। आपको पता है कि सर किसी भी पॉलीगन में एक अंतः कोण क्या होता है? पहले तो ये बताइए सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सभी अंतः कोणों का योग होता है इतना। अगर एक अंतः कोण की बात करें तो सभी अंतः कोणों के योग में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये एक अंतः कोण आ जाएगा। और एक अंतः कोण दिया है कितना? 168 डिग्री। अब यार काटा पीटी मचा दीजिए। तो 9 से कटेगा क्या मेरे भाई? 9 से तो नहीं कटेगा। 8 से कटेगा नहीं। 6 से काट देते हैं। 6 से 30 बार। 6 दूना 12, 6 अठे 48, 2 से 15, 12, 14 बार। क्रॉस कर दीजिए तो 15 से पहले दोनों में 15 n, अब -15 दूना 30। ये क्रॉस करिएगा 14 गुना n कितना? 14 है। अब 14 n इधर आके घटेगा, n 30 उधर जाके जुड़ जाएगा यानी कि 30। यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 30। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए देखिए, कहा शंकु का ऊंचाई 200% बढ़ गया। पता है 200% बढ़ गया कहने का मतलब हाइट 3 गुना हो गया। 200% बढ़ने का मतलब 3 गुना। जैसे मान लीजिए कि पहले हाइट 100 था, 200% बढ़ गया। 100 था, 2% बढ़कर हो गया कितना? 300। यानी कि इसका कै गुना हो गया? 3 गुना हो गया। हम बोले कि हाइट जो है 500% बढ़ गया, तो पहले था 100, 500% बढ़कर हो गया कितना? 600। यानी कै गुना हो गया? 6 गुना हो गया। समझ रहे ना बात? हम बोले कि कोई चीज 700% बढ़ गया यानी कि 7 गुना हो गया। हम बोले किसी संख्या को 1200% बढ़ा दिए यानी कि वह संख्या 13 गुना हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए, हाइट 200% बढ़ गया। 200% बढ़ गया यानी 3 गुना हो गया। यानी पहले हाइट 1 था तो अब हो गया 3 गुना यानी 3। का त्रिज्या 50% कम हो गया, रेडियस 50% कम हो गया। भाई रेडियस 50% कम हो गया। 50% का फ्रैक्शन 1/2 यानी ओरिजिनल रेडियस था 2, ओरिजिनल रेडियस था 2, 1 घट गया तो नया रेडियस कितना हो गया? 1। कहा कि बताइए वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी 1/3 पाई, यहां भी 1/3 पाई, कटिए ना जाएगा तो इसको हटा दीजिए। अब ये r स्क्वायर h है। r स्क्वायर h तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 4, 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 3। यानी पहले आयतन 4 था, अब आयतन 3 हो गया। यानी आयतन में 1 का कमी। 1 का कमी कितना पर? 4 पर। परसेंट 100 से गुना यानी 25%। ठीक, चलिए देखिए, तो ये आसान है। कहा कि 7 के पावर 13 अब +1 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 कम 6 रिमाइंडर 1। और यहां तो 6 से डिवाइड करिएगा, भाग नहीं लगेगा क्योंकि छोटा नंबर है, भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर एज इट इज 1 बच जाएगा। तो भाई 1 के पावर कुछ भी 1, अब प्लस का 1 तो 1 + 1 कितना? 2। ठीक है, बढ़ जा। देखिए, का 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है? देखिए यार, एक चीज समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर सवाल करेंगे। जैसे आपको अगर हम बोले भाई मेरे की ये है 37, इसको 9 से डिवाइड करिए तो 9 चौक 36, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। अब 9 से कटने वाला 37 से ज्यादा बड़ा या 37 से जस्ट छोटा नंबर जो 9 से कटे, ये अगर जाना ये छोटा नंबर है तब तो आप डायरेक्ट पिक कर लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे आप पिक नहीं कर पाइएगा डायरेक्ट,
तो कॉन्सेप्ट समझिए। दो तरीका है मेरे भाई यहां से 9 से डिवाइड होने वाला नंबर निकालने का। एक तो कि जो शेष बचा है इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा ना, शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो शेष 1 अगर घटाएंगे तो 36, 9 से कटेगा या नहीं कटेगा? आप बोलेंगे सर कटेगा। दूसरा तरीका है सर कि भाजक और शेष के डिफरेंस को, भाजक और शेष का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 8। 9 और 1 का अंतर कितना? 8। डिफरेंस को अगर इस नंबर में ऐड कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा ये भी 9 से पूरा पूरा कटेगा। अब ये सवाल पे डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन आपको यूज करना है। पहला चीज की जो रिमाइंडर बचा है, जो शेष बचा, इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाने पर जो रिजल्ट आएगा ये 9 से कटेगा, या फिर भाजक और शेष के अंतर को नंबर में ऐड करिएगा, जो रिजल्ट आएगा ये भी 9 से पूरा पूरा कटेगा। अब आ जाइए सवाल पे। कहा कि 200 और 1000 के बीच ऐसी संख्या जो 7 से कटे। कुछ लोग जो है मेंटली डायरेक्ट सोच लेंगे तो बढ़िया, पर कुछ लोग नहीं सोच पाएंगे तो आप बना लेना। 200 और 1000 के बीच है तो पहले देखिए कि 200 से बड़ा संख्या कौन जो 7 से कटता है। तो 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 6 जीरो, 7 अठी 56, शेष बच गया कितना? 4। अच्छा, 4 घटाने पर, 4 घटाइएगा जो रिजल्ट आएगा वो भी 7 से कटेगा, लेकिन हमको 200 से बड़ा ना चाहिए, 200 और 1000 के बीच में, यानी कि भाजक और शेष के अंतर को जोड़ना पड़ेगा। यानी 7 और 4 का अंतर कितना? 3। यानी कि 200 में 3 ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी 7 से कटेगा, या 200 में से शेष को घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 4 से कटेगा। पर 4 घटाइएगा तो 196 आएगा, और 196 7 से तो कटेगा, लेकिन 200 से छोटा ना हो जाएगा, यानी 200 से पहले का ही नंबर है। और बोला है कि 200 और 1000 के बीच, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो 3 ऐड कर देंगे तो पहला नंबर जो 7 से कटेगा 203। 200 के जस्ट बाद वाला नंबर जो 7 से कटे 203। अच्छा, 7 से कटने वाला नंबर का सीरीज लिख रहे हैं तो गैप भी साथ साथ करना। तो 203, फिर 10, 7 ज्यादा 210, इस तरह से। अच्छा, 1000 से जस्ट पहले वाला नंबर जो 7 से कटता है तो 1000 को 7 से डिवाइड करिए। 7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौ 28, 2 जीरो, 7 दूना 14, शेष बच गया कितना? 6। अच्छा, शेष घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो तो 7 से कटेगा, लेकिन अगर यहां इन दोनों का डिफरेंस ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा वो भी कटेगा। पर डिफरेंस करेंगे ऐड तो 1000 से बड़ा ना आ जाएगा, यानी 6 घटाना पड़ेगा। तो कितना? 994। अब ये आ गया यार, काम खत्म हो गया। कहा कि कुल कितनी संख्या है, तो नंबर निकालने का तरीका होता है टोटल। अगर नंबर निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस। 7 से कटने वाला नंबर का सीरीज है तो डिफरेंस भी 7 का होगा। अब प्लस का 1 घटाइएगा, 791 बट्टा 7, अब प्लस का 1। 7 से एक बार, 7 से एक बार 7 ही आया, कैसे? 113 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 114। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अच्छा है तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा यार। देखिए, ये पूछा है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, पी क्यू, क्यू के पावर 3 प्लस आर के पावर 3 माइनस 3 पी क्यू आर, और ये स्लैश यानी कि बट्टा है। बट्टा में क्या होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पी क्यू प्लस क्यू के पावर 3 प्लस आर के पावर 3 माइनस 3 पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू हाफ ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। अब पूरे के बट्टा में क्या है मेरे प्यारे भाई? पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये कट ना जाएगा, हो ये कट जाएगा, केवल बच गया क्या? हाफ ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और देखिए तो पी माइनस क्यू का वैल्यू कहीं दिया है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। पी माइनस क्यू कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, सेम ये क्यू होगा यार, ये क्यू माइनस आर होगा। 5, तो 5 का स्क्वायर 25
प्लस आर माइनस पी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 36 25 61 और 9 70, 2 से काट दीजिए 35 बार में, ऑप्शन सी हो गया। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक, देखिए देखिए कहा 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू के आयु का अनुपात 3:2 था। कहा पी और क्यू के एज का रेशियो 6 साल पहले कितना है? 3:2। आगे कहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 साल बाद, 4 साल बाद उनके आयु का रेशियो है कितना? 8:7। आप सबको पता है कि जब भी दो व्यक्ति के एज में दो समय का अगर रेशियो दिया रहे तो दोनों जगह का अंतर, चूंकि एक किसी भी सर्टेन टाइम में एक व्यक्ति का एज जितना बढ़ेगा या घटेगा उसके रिस्पेक्ट में दूसरा का एज भी उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि दो टाइम का अगर एज में रेशियो है तो दोनों समय के एज के रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए तो सेम है क्या डिफरेंस मेरे भाई? यहां पर डिफरेंस है 5 का और यहां भी 5 का, हो गया डिफरेंस सेम है। तो अनुपात में अंतर है 5-5 का, पर ईयर में अंतर है कितने का? 6 साल पहले और 4 साल बाद का डिफरेंस कितने का? 6 और 4 10 का, यानी 5 यूनिट बराबर 10। तो भाई 1 यूनिट बराबर 2। अब 1 यूनिट अगर 2 है तो कहा कि पी की आयु कितनी है यानी प्रेजेंट का पूछा है। तो 6 साल पहले पी का एज 3 यूनिट, 1 बराबर 2 तो 3 बराबर 6, यह है 6 साल पहले का। प्रेजेंट में पूछा है 6 ऐड कर देंगे, 6 + 6 12 साल। ठीक है, देखिए का 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया जाए? 16 लीटर दूध है, इसमें का कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अच्छा, दूध और पानी का एक 16 लीटर का मिक्सचर है, का इस मिश्रण में कितना पानी मिला दे? कितना पानी मिला दे यार? अगर पानी मिलाइएगा तो पानी का क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन मिल्क के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन होगा? सर नहीं होगा। तो मान लेते हैं x लीटर वाटर और मिला है, तो 16 लीटर मिक्सचर पहले से था, x लीटर वाटर मिला दिए तो नया मिक्सचर हो गया कितना? 16 + x। अच्छा, अगर वाटर मिलाए हैं तो दोनों में मिल्क सेम रहेगा, तो बस मिल्क को उठा लीजिए यार। ओरिजिनल वाला मिक्सचर में 10% पानी है तो मिल्क कितना होगा? 90%। नया वाला मिक्सचर में 20% पानी है, 20% पानी है तो मिल्क कितना होगा? 80%। और दोनों पानी है तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बस काटा पीटी मचा दीजिए यार, परसेंट और जीरो से परसेंट जीरो कैंसिल, 8 से काटिएगा 2 बार में, 2 9 18 बराबर 16 + x। तो 16 इधर आके घट जाएगा तो x बराबर कितना? 2 लीटर। ठीक है, देखिए का एक त्रिभुज की 3 भुजा का अनुपात 5-5-8 है। अच्छा, भुजा के लेंथ का रेशियो दिया है, ये देखकर आपको क्या लगता है कि ये किस त्रिभुज के साइड का रेशियो दिया है? दो भुजा इक्वल है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसका एक पहला भुजा 5x है, दूसरा भुजा भी 5x और तीसरा भुजा कितना? 8x। अनुपातिक मान दिया था, x लगा के वास्तविक बना लिए। अब यार यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो भुजा बराबर है, 5x ये भी 5x, बेस कितना है? 8x है। क्लियर है? अब एक छोटा सा बात आपको पता होगा कि बराबर किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा तो ये लंब यानी ऊंचाई का तो काम करेगा ही, ये जो है लंब यानी ऊंचाई का काम करेगा, साथ के साथ ये माध्यिका भी कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा वो लंब ऊंचाई का भी काम करेगा और माध्यिका का भी काम करेगा। तो ऐसा दो ट्रायंगल है जिसमें ऊंचाई और माध्यिका दोनों सेम होता है। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और माध्यिका सेम होता है। तो आप बताइए, ये हमने लंब डाला तो ये लंब ऊंचाई का तो काम करेगा ही, साथ के साथ ये माध्यिका भी होगा, और अगर ये माध्यिका है तो इस भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर पूरा 8x है भाई तो ये कितना? 4x, और ये भी 4x। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। आप बताना, अगर आपको बात करें ये राइट एंगल है तो 90 के सामने कर्ण मालूम,
आधार मालूम, लंब निकालना चाहते हैं तो 4 5 ट्रिपलेट याद है ना, 4 5 तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का भाई बेस मालूम है, बेस मालूम है, हाइट मालूम है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरे प्यारे भाई हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन एरिया दिया है कितना, 12 दिया है, 12। 2 चौक 8, 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा एक बार में। एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर कितना 1, और एक्स अगर 1 है तो समान भुजा की लंबाई कितना, तो समान भुजा यानी 5x, तो x बराबर 1 तो 5x बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कहा 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 100 लीटर का एक मिक्सचर है मेरे भाई, ये क्या है, मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, यानी कि मिल्क है 2 यूनिट और वाटर है कितना 3 यूनिट। का 100 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर के क्वांटिटी का रेशियो है 2:3। आगे का इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। सुनिए ना, अभी तक आप लोगों ने रिप्लेसमेंट वाला तो सवाल किया ही होगा कि 60 लीटर दूध से भरा एक बर्तन में से 10 लीटर दूध निकाले उतना ही पानी मिलाए, पुनः 10 लीटर दूध निकाले उतना ही पानी मिलाए, तो अंत में शेष दूध और पानी का रेशियो। तो अंतर इन दोनों सवाल में क्या है कि यहां पर पूरे बर्तन में शुद्ध दूध होता है, 60 लीटर एक बर्तन का में 60 लीटर दूध है, ठीक है ना। लेकिन यहां कहा कि एक बर्तन है भाई जिसमें मान लीजिए 60 लीटर मिश्रण है, यहां क्या है, मिश्रण है। सुनिए अंतर दोनों में क्या है। आप लोग रिप्लेसमेंट वाला सवाल किए होइएगा, सब लोगों ने किया होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जैसे यहां बोलता था कि एक 60 लीटर का बर्तन है जिसमें शुद्ध दूध भरा हुआ है, 10 लीटर दूध निकाले हैं और उतना ही पानी मिला दिए हैं। तो पहले शुद्ध दूध था, 10 लीटर दूध निकाले तो 50 लीटर दूध बचा, अब 10 लीटर पानी मिला दिए तो अब दूध नहीं रहा, अब वो मिक्सचर हो गया। पुनः उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाले उतना ही पानी मिला दिए, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाले उतना पानी मिलाए। लेकिन यहां क्या कहा है कि ये 60 लीटर पहले से ही मिश्रण है भाई। यहां 60 लीटर दूध था लेकिन ये 60 लीटर क्या है, मिश्रण है। अब इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाले हैं, दूध मिलाए, पुनः 10 लीटर मिश्रण निकाले, दूध मिलाए। समझ पाए दोनों में अंतर। यहां शुरुआत में टोटल दूध दिया रहता था, लेकिन यहां पर क्या दिया है, मिश्रण दिया है। देखिए का 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाला गया और उतना ही दूध डाला गया। क्या डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है। और 10 लीटर क्या निकाला जा रहा है, मिश्रण 10 लीटर निकाल रहे हैं और दूध डाल रहे हैं। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराए। 2 बार और कहने का मतलब एक बार तो ये हो गया, 2 बार और यानी टोटल 3 बार प्रोसेस किए हैं। तो अंतिम मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत है, सुनिए ना। निकाल क्या रहे हैं, निकाल रहे हैं मिश्रण। मिश्रण निकाल रहे हैं तो उसमें दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, लेकिन मिला रहे हैं केवल दूध। तो भाई दूध मिला रहे हैं, फिर सेकेंड बार मिश्रण निकाले यानी दूध और पानी निकाले और मिलाए हैं केवल दूध, फिर मिश्रण निकाले यानी दूध पानी निकाले और मिलाए हैं केवल दूध। तो दूध केवल मिला रहे हैं तो धीरे 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 दूध का क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन पानी का क्वांटिटी क्या होगा, घट रहा होगा। क्योंकि पानी तो आप मिला नहीं रहे हैं, तो दूध अगर मिला रहे हैं ना तो पानी को निकालिए। चूंकि दूध मिला रहे हैं, पानी मिला नहीं रहे हैं भाई, तो पानी निकालना पड़ेगा आपको। कि अपना जो ओरिजिनल मिक्सचर है इसमें पानी कितना था पहले ये बताइए। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क 2 वाटर 3, यानी कि वाटर था 3, टोटल मिक्सचर कितना में 5 में, परसेंट में कितना 100 से गुना, 5 से 20 बचे 100, 20 तिया 60, यानी कि 100 लीटर का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में पानी कितना है 60%। पानी कितना है 60%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 100 लीटर का जो मिक्सचर था अपना उसमें 60% पानी था। कहा कि उस 100 लीटर के मिक्सचर में से 10 लीटर मिश्रण निकाले। तो भाई 10 लीटर मिश्रण निकाले हैं कितना में से, 100 में से,
यानी कि कितना निकाल लिए हैं, 1/10 भाग मिश्रण निकाले। अच्छा 1/10 भाग मिश्रण निकाले कहने का मतलब है कि उसमें दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा। अगर 1/10 भाग मिश्रण निकाले तो उस 1/10 में दूध भी निकला पानी भी निकला, लेकिन पानी मिला नहीं रहे हैं, मिला रहे हैं केवल दूध, इसीलिए हम केवल पानी को कंसीडर करेंगे। यानी 1/10 मिक्सचर निकाले तो उसमें 1/10 दूध भी होगा पानी भी होगा, तो 1/10 अगर पानी निकाल लिए तो शेष पानी बचा होगा कितना, 9/10। दूसरी बार पुनः 1/10 भाग पानी निकाले तो मतलब मिक्सचर निकाले, यानी 1/10 पानी भी निकला होगा और 1/10 दूध भी निकला होगा, तो हम केवल पानी लेकर चल रहे हैं, तो पानी बचा कितना, 9/10। पुनः 1/10 मिक्सचर निकाले तो बचा कितना, 9/10। जीरो से जीरो, 9 का क्यू 729, 729 का गुना 6 करिएगा तो 6 नमा 54, हाथ में रहा 5, 6 दूना 12 और 5 17, 6 सते 42 और 1 43। बट्टा वाला 2 जीरो हटाइएगा तो डेसिमल 2 अंकों से पहले, यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर में बाटर था 60%, 3 प्रोसेस के बाद बाटर बच रहा है कितना, 43.74%। बाकी मिल्क हो गया होगा, तो मिल्क कितना, तो 100 में से बाटर घटा दीजिएगा तो बाकी मिल्क हो गया होगा 6, 2 26, 7 यानी कि 6, 6 यानी 5, 56.26% हो जाएगा। तो ये अच्छा सवाल, सिंपल ध्यान में क्या रखिएगा कि मिला रहे हैं मिल्क तो हम लोग बाटर निकाल लेंगे, अगर बाटर मिला रहे होते तो मिल्क निकाल लेते। क्लियर है बात। देखिए तो कहा एक निश्चित राशि पर, कहा एक निश्चित राशि x पर एक निश्चित दर पर गणना की गई ब्याज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 770 और 847 है। तो कहा कि धन राशि x ज्ञात करिए। सवाल में पिछले क्लास में भी बताए थे कि अगर किसी भी CISI का सवाल अगर आपको पढ़ने से लग गया कि ये CI या SI में से किसी एक का है, यानी सवाल में अगर क्लियर नहीं किया कि ये CI है या SI है, तो आप उसको CI मानिएगा। ठीक है बात। तो यहाँ का सेकेंड ईयर का जो ब्याज है, सेकेंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये 770 है, और थर्ड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई ये कितना है, 847 है। अच्छा सेकेंड ईयर अगर 770 का ब्याज मिला और थर्ड ईयर 847 का ब्याज मिला, तो सेकेंड ईयर से कितना ज्यादा का ब्याज मिला है, 77 ज्यादा ब्याज मिला। अच्छा ये 77 का ब्याज ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि CI में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि 77 रुपए का जो ब्याज एक्स्ट्रा मिला है ये किस पर मिला होगा, पिछले साल के ब्याज पर, यानी कि 770 पर। परसेंट में कितना, तो 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो, 77 से 77 कट गया, यानी कि रेट आ गया कितना, 10%। अब कहा कि x ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता क्या क्या है, तो आपको पता है सर सेकेंड ईयर का ब्याज और थर्ड ईयर का ब्याज। सेकेंड ईयर का ब्याज दिया है 770 रुपए, थर्ड ईयर का ब्याज दिया है 847 रुपए। तो एक्चुअल में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज मालूम है और हम लोगों ने रेट पता कर लिया। तो आप इतना बताइए कि भाई मेरे रेट अगर 10% है तो पहला साल कितने का ब्याज मिलेगा, पहला साल कितने का ब्याज मिलेगा, 10% का ब्याज मिलेगा। ठीक है। अच्छा पहला और दूसरा दोनों ईयर को मिलाकर कितने का ब्याज मिलेगा, दोनों साल को। तो रेट अगर 10% है तो पहला साल भी 10 ब्याज मिलेगा, दूसरा साल भी 10 ब्याज मिलेगा, लेकिन CI में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसके कारण 2 साल का अगर ब्याज निकालना है ना तो ये भी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो 10% के दर से 2 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 गुना 10/100 यानी 21% हो जाएगा। तो भाई मेरे पहला साल ब्याज मिला 10%, 2 साल में टोटल ब्याज मिला 21%। हम आपसे बोले ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज बताइए, ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा, सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा। तो 2 साल में टोटल 21% जो ब्याज मिला, इसमें से पहले साल का ब्याज घटा देंगे तो केवल दूसरे साल का ब्याज आएगा, और दूसरा साल का ब्याज कितना है, 11%। 21 में से 10 गया 11%, लेकिन ब्याज है कितना, 770। 11% 770, प्रिंसिपल यानी 100% बराबर 11 से काटिएगा 70 बार में, 100% यानी 2 जीरो और लगा दीजिए, 7000। ऑप्शन बी हो जाएगा ना। आसान सा सवाल था यार, एक दो बार इसको कर लीजिएगा थोड़ा। देखिए कहा कुछ
लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। 3 हाथों से गुजरने पर कहने का मतलब हुआ ना कि जैसे मान लीजिए हम खरीदे, हम 10% लाभ पर आपको दिए, आपने 20% लाभ पर किसी तीसरे आदमी को दिए, तीसरा आदमी 5% लाभ पर किसी और को दिया, तो ये 3 हाथ से जब गुजरा तो उसका रेट ओवरऑल कितने, चूंकि थोड़ा सा कुछ लाभ हम कमाए, कुछ लाभ आप भी कमाए, कुछ लाभ सामने वाला भी कमाया, और इन 3 हाथों से गुजरने के बाद उस वस्तु का रेट टोटल कितना बढ़ गया, 65% बढ़ गया। कहा यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने 20 और 25% लाभ कमाया तो तीसरा विक्रेता भाई काय पीछे रहेगा, वो भी कुछ लाभ कमाया, तो कितना लाभ कमाया वो यही पूछ रहा है। तो यार पहला आदमी जो है ये कितना लाभ कमाया है, 20%, दूसरा आदमी कितना लाभ कमाया है, 25%, और तीसरा आदमी कितना लाभ कमाया यही तो पूछ रहा है, तो मान लेते हैं X%। और इन तीनों के हाथ से जब गुजरा तो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, यानी प्रॉफिट ही हुआ 65% का। एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यार करने का 2-3 तरीका है। एक तरीका है जो थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन वो आप दिमाग में रहेगा नहीं, निकल जाएगा ऊपर ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 सेकंड इसमें ज्यादा, लेकिन ये ऑथेंटिक है। अच्छा ये तो सक्सेसिव घटना ना घट रहा है, हमने कुछ लाभ पर आपको दिया, आप कुछ लाभ पर तीसरा को दिए, तीसरा कुछ लाभ पर चौथा को दे दिया, तो ये सक्सेसिव घटना का केस है, तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा 20% और 25% का अगर सक्सेसिव लगाइएगा तो 20 + 25 अब प्लस 20 × 25 बट्टा 100, 20 पचे 5 पचे 25, 20 25 45 5 50%। अच्छा अब इसका जो तीसरे के साथ आएगा वही ओवरऑल 65% के बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों में सक्सेसिव लगाइएगा तो 50 प्लस 1 प्लस 50 × x बट्टा 100, लेकिन है कितना 65, ओवरऑल 65 का। तो भाई देखिए ये 50 न्यूमेरिकल है, इंटीजर है, इधर जाके घट जाएगा, ठीक है, और ये 50 से काटिएगा 2 बार तो x बट्टा 2, x प्लस x बट्टा 2 लिख ही देते हैं, x प्लस x बट्टा 2, 50 उधर जाके घटेगा 15, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x बट्टा 2 बराबर 15, तो 3 पचे 15, तो x बराबर 5 2 ना 10। आप चाहें तो यहां से ऑप्शन का भी हेल्प लेके सवाल को कर सकते हैं कि x का वैल्यू निकालना है, यानी कि वह वैल्यू कौन है जिसका 50 के साथ सक्सेसिव निकाले तो 65 आ जाए, पर हम बोलेंगे कि ऑप्शन से करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। देखिए हो जाएगा ना, अच्छा सवाल था यार ये भी। कहा 3x - 7/10 है, इसको अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला और दूसरा का तो दिया ही है, तीसरा का पूछा है और ओवरऑल दिया है कि रेट 65% बढ़ गया, यानी कि ओरिजिनल रेट 100 था, 3 हाथों से गुजरने के बाद रेट 65% बढ़कर हो गया कितना 165 का। पहला आदमी 20% लाभ पर बेचा है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि ओरिजिनल रेट था 5 तो बेचा कितना में 6 में, ठीक है। दूसरा 25% लाभ यानी 1/4, यानी कि ओरिजिनल रेट 4 था, 1 लाभ यानी बेचा कितना में, तो ओवरऑल जितने का प्रॉफिट हुआ है उसमें पहला और दूसरा के प्रॉफिट से डिवाइड कर दीजिएगा तो तीसरा का आ जाएगा। तो 5 चौक 20 से काटिएगा 5 बार में, आप 5 से काटिएगा 33 बार में, 3 से 2 बार, 3 से 11 बार, क्रॉस करिएगा तो 5 दूना 10 और ये 11, यानी 10 का चीज 11 में बेचा, 1 का लाभ, 1 का लाभ 10 पे परसेंट कितना 100 से गुना, तो ये 10%, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 3x - 7y 100x - 1 है, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा ये लिख सकते हैं इसको 3x का होल स्क्वायर प्लस ये 7y का होल स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, जैसे दोनों ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दो फॉर्मूला होता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब +2ab, है ना, तो दोनों होता है। तो इसका अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप प्लस वाला भी निकाल सकते हैं, माइनस वाला भी, लेकिन आपको पता है क्या, ए माइनस बी पता है तो माइनस वाला लिखेंगे, यानी 3x - 7y का होल स्क्वायर, ठीक है, आप +2ab
अब बताइए यार, इसका वैल्यू दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, अब प्लस 2 तिया 6, 6 सते 42, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है -1, यानी 42 -1, तो ये 100 माइनस 42, 8 5 58, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए देखिए, तो कहा पीटी ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है। पीटी जो है वृत्त सी पर, वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श कर रहा है। सी पर ये पीटी जो है वृत्त को बिंदु सी पे स्पर्श कर रहा है। आगे का ए बी एक व्यास है, जब बी ए आगे बढ़ाया जाता है तो पीटी से बिंदु पी पर मिलता है, बी ए, यानी कि ये हो गया, ये है बी और ये है ए। बी ए को आगे बढ़ाए तो ये स्पर्श रेखा पीटी से बिंदु पी पर, यानी यहां पे मिला है। आगे कहा यार कि यदि कोण बीपीसी 34 डिग्री है, बीपीसी ये वाला एंगल दिया है 34 डिग्री, तो कहा एसीपी का मान, एसीपी यानी ये वाला पूछा है, एसीपी ये वाला आपको बताना है, एसीपी, बस ये इतना दिया है। अब आपको खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, आप सबको पता है कि केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा, केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा मेरे भाई, ये 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब आप बस इस ट्रायंगल को देखते रहिए। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये कैसा, इस त्रिभुज का एक कोण 90 है, इस त्रिभुज का एक कोण कितना है, 90 है। इसका एक कोण अगर 90 है भाई, एक कोण 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 होगा, तो ये 34, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 34 जाएगा मेरे भाई, 56 हो जाएगा, ठीक है बात। अब एक चीज और बताइए, ये जीवा है, ये जीवा है, या इसको बोल सकते हैं ये चाप, बात एक ही है, जीवा या चाप बोलिए। तो इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 56 है, तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बना ये कोण कितना डिग्री होगा, केंद्र पर बने कोण का ये आधा होता है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, ये 56 है, तो 56 का आधा ये कितना, 28 हो जाएगा, ओके ना। और आप सबको ये प्रॉपर्टी भी पता ही होगा कि सर ये मान लीजिए ये जीवा है और ये टेंजेंट है, तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये कोण, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये कोण इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला कोण के क्या होता है, बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो वही चीज बताइए, तो ये जीवा द्वारा स्पर्श रेखा परिधि पर बनने वाला ये कोण और इसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला इस कोण के क्या होगा, बराबर, ये 28 है, तो ये भी कितना होगा, 28 हो जाएगा। चलिए देखिए यार, का एक ठेकेदार 32.8 दिन में, अच्छा एमडीएच आप सबको पता है क्या होता है सर, तो M1 E1, ई एफिशिएंसी है, ई फॉर एफिशिएंसी, एम फॉर मैन, ये है डी फॉर डे और ये है एच फॉर आवर, मैन एफिशिएंसी डे ए आवर और बट्टा में वर्क होता है, बराबर M2 E2 D2 और S2 और बट्टा W2। क्या है सर, मैन एफिशिएंसी डे और आवर, सबको ये चीज पता है, ठीक है। देखिए कायार की एक ठेकेदार जो है 32.8 किलोमीटर लंबे 180 दिन में सड़क बनाने के लिए 210 पुरुषों को काम पे लगाता है। 90 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। ज्ञात करें उसे कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए ताकि वह 6 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो। यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी उन आदमियों से 50% अधिक कुशल है जिन्हें ठेकेदार ने पहले से ही काम पर रखा था।
50% अधिक कुशल है। कितना ज्यादा कुशल है? 50%। यानी कि नए जो वर्कर आपने रखे हैं ये पहले वाले वर्कर से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो 50% का फ्रैक्शन मेरे भाई 1/2, यानी ओल्ड वाले यानी पहले वाले वर्कर का एफिशिएंसी अगर 2 है तो नया वाला वर्कर का एफिशिएंसी 1 ज्यादा, यानी कितना होगा? 3 होगा। ये एफिशिएंसी है। अब काम खत्म हो गया है। देखिए आराम से, शुरुआत में कितने लोग को काम पे लगाया था? 210 लोग को काम पे लगाया था, और इनमें से प्रत्येक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 2। और ये सारे लोग मिलकर 90 दिन तक काम किया तो कहा कितना काम पूरा कर दिया है? 12.3 काम पूरा कर दिया। तो यानी बराबर बचा हुआ काम कितना है? सर टोटल काम था 32.8, जिसमें से 12.3 हो गया, तो 32.8 में से 12.3 हो गया तो शेष बच गया कितना? 20.5। ये 20.5 काम शेष बच गया। अब कहा बचे हुए काम को निश्चित समय से 6 दिन पहले ही पूरा कर जाना है। निश्चित समय से 6 दिन पहले ही पूरा करना है। इसके लिए कहा कितने अतिरिक्त आदमी को काम पे लगाए ताकि बचा हुआ काम जो है सर्टेन टाइम से 6 दिन पहले ही हो जाए। तो भाई टोटल ड्यूरेशन है 180 दिन का, 90 दिन तक काम करा लिए तो रिमेनिंग टाइम बचा कितने दिन? 90 दिन। और इससे भी 6 दिन पहले खत्म कर लेना है, यानी कि 84 दिन में ही काम पूरा कर लेना है। इसके लिए कितने आदमी को काम पे लगाया? हमने मान लिया x आदमी और लगा लिए। तो पहले से आदमी था कितना? 210, और इनमें से प्रत्येक का एफिशिएंसी 2 है। x और वर्कर बुला लिए, तो x आदमी और बुलाया, और ये जो नया x आदमी आया ना, इनमें से प्रत्येक का एफिशिएंसी कितना है? 3। काम खत्म हो गया है। बस अब इसी को सॉल्व करना है। डेसिमल तो अपने अपने जगह से हट ही जाएगा। 3 से 41 बार में, और 3 से काटिएगा तो ये 70 बार में, ठीक है ना। 41 से ये कटेगा 5 बार में, 7 से 12 बार में, 7 से ये 10 बार में, 6 दूना 12, 6 से 15 छक 90, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, 15 दहाँ 150 क्रॉस करेंगे तो या 15 पचे 75 गुना 10 750 बराबर 21 दूना 42। अब प्लस 3x, 420 इधर आके घटेगा तो 3x बराबर 330। तो x बराबर मेरे प्यारे भाई कितना? 110 हो जाएगा ना। तो x बराबर 110 ऑप्शन ली। तो चले यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।